दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम सामाजिक विज्ञान की क्लास 6 की हम ये 10वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें वैदिक संस्कृति, जो कि वैदिक संस्कृति हमारी मेन संस्कृति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक संस्कृति क्या है, आर्यों का जीवन कैसा था, वैदिक काल में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन कैसा था। दोस्तों, ये चीज़ें सीखेंगे। वैदिक संस्कृति क्या है, आर्यों का जीवन कैसा था, वैदिक काल में सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था। वेद भारत के प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसमें वेद भारत के प्राचीन ग्रंथ है बताया गया है। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आर्यणम, ऋणक आदि को वैदिक साहित्य कहा गया है। दोस्तों, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक आदि को वैदिक साहित्य कहते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान अथवा चरित्र अथवा पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान। विद्वान लोग वैदिक काल में वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटते थे। आरंभिक दौर का प्रतिनिधित्व ऋग्वेद करता था और इस काल में पूर्व वैदिक काल और ऋग्वेद वैदिक काल भी कहा जाता था। दोस्तों, एक रोचक बात है, आरंभिक दौर में प्रतिनिधित्व ऋग्वेद करता था। दोस्तों, वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। आरंभिक दौर का प्रतिनिधित्व वैदिक ऋग्वेद करता था और इस काल को पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद काल भी कहा जाता था। और बाद के दौर में दोस्तों, बाद के दौर में शेष तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते थे। इस काल में उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता था। वैदिक साहित्य को समृद्ध होने में लंबा समय लगा। वैदिक साहित्य को हम वैदिक काल के लोगों के निवास के क्षेत्र, उनके खान पान, रहन सहन और विषय में जान पाते थे। इस युग की संस्कृति ही वैदिक संस्कृति है। दोस्तों, इतिहासकारों का मत है कि इस काल में कुछ लोग उत्तर पूर्वी ईरान, कैस्पियन सागर तथा मध्य एशिया के छोटे छोटे समूह में आकर पश्चिमोत्तर भारत में बस गए। वे अपने आप को आर्य कहते थे। कतिपय इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पुरातत्व साहित्य प्रमाण नहीं है। इनका मत है कि आर्य समाज के मूल निवासी थे। सभ्यता, संस्कृति और विकास सदैव नदियों के किनारे हुआ था। सिंधु, सतलज, व्यास, सरस्वती नदियों के किनारे आर्यों के ऋचाओं की रचना की, जिनका संग्रह ऋग्वेद है। दोस्तों, इस पैराग्राफ को थोड़ा समझना पड़ेगा, मैं तो समझाता हूँ। दोस्तों, इतिहासकारों का मत है कि इस काल में कुछ लोग उत्तर पूर्वी ईरान, कैस्पियन सागर, मध्य एशिया से छोटे छोटे समूह में आकर पश्चिमोत्तर भारत में बस गए। वे अपने आप को आर्य कहते थे। कतिपय इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि वे पुरातत्व और साहित्य का प्रमाण नहीं है। दोस्तों, जो आर्य बस गए थे उनका पुरातत्व एवं साहित्य का प्रमाण नहीं है। इनका मत है कि आर्य भारत का मूल सब निवासी थे। सभ्यता और संस्कृति के विकास में सदैव नदियों के किनारे बसे हुए। सिंधु सभ्यता, सतलज, व्यास, सरस्वती नदी के किनारे आर्यों की रचना की, इनका संग्रह ऋग्वेद है। दोस्तों, आर्यों की रचना सिंधु, सतलज, व्यास, सरस्वती नदियों के किनारे आर्यों की रचना की। वर्तमान में विलुप्त और सरस्वती नदी का वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता है। पुरातत्ववेत्ताओं ने और भूवैज्ञानिकों ने अपनी खोजों से सिद्ध किया है और सरस्वती नदी 2000 ईस्वी पूर्व तक पृथ्वी पर प्रवाहित होती रही है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्गम और विनाश सरस्वती नदी के किनारे हुआ है। दोस्तों, हम सामाजिक जीवन में ऋग्वेद का महत्व देखते हैं। दोस्तों, आर्य पहले छोटे छोटे कबीलों में बसे हैं। कबीले छोटी इकाइयों में बटे हैं, जिन्हें ग्राम कहते थे। प्रत्येक ग्राम कई परिवार में बसते थे। इस समय संयुक्त परिवार हुआ करते थे एवं परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति मुखिया हुआ करता था। दोस्तों, जो आज के ज़माने में जो प्रचलन है, वही प्रचलन उस आर्य के ज़माने में भी था। जो परिवार का सबसे वृद्ध होता था, वो परिवार का मुखिया होता था। समाज संभवतः 4 भागों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्गीकरण लोगों के कर्म कार्यों के आधारित था, न कि जन्म पर। गुरुओं और शिक्षकों का ब्राह्मण, शासन तथा प्रशासकों को क्षत्रिय और किसान, व्यापारी और साहूकारों को वैश्य और दस्तकारों और मजदूरों को शूद्र कहा जाता था।
लेकिन बाद में व्यवसाय पैतृक होते चले गए और यह व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को एक जाति के रूप में माना जाता था। हुनर की विशेषताएं बढ़ने के साथ साथ जातियों भी बढ़ने लगी और जाति तथा वर्ण व्यवस्था कठोर बनती गई। इस एक एक वर्ण के दूसरे वर्ण में जाना कठिन हो गया। दोस्तों ये बहुत ही रोचक बात है। इसमें बताया गया है कि जो आज की जो वर्ण व्यवस्था है आज भी प्रचलित है। जो जो चारों वर्ण व्यवस्था हैं वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो इनमें भी अपनी अपनी हुनर हिसाब यानी जातिगत वर्ण व्यवस्था हो गई। समाज के आधारभूत इकाई परिवार था। बाल विवाह नहीं होते थे। युवक युवतियाँ अपनी पसंद के विवाह कर सकते थे। दोस्तों उस टाइम पे भी युवक युवतियाँ अपने पसंद के विवाह कर सकते हैं। सभी सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर पत्नी पति की सहभागिता होती थी। महिलाओं का सम्मान था और कुछ को तो ऋषि का दर्जा भी था। पिता की संपत्ति पर उसकी सभी संतानों का हिस्सा था। भूमि पर व्यक्तियों और समाज का स्वामित्व था। मुख्यतः चारे वाली भूमि, जंगल तथा जलाशयों और तालाब और नदियों के समाज का स्वामित्व होता था, जिसका अभिप्राय था कि गांवों के सभी लोग इनका प्रयोग कर सके। दोस्तों वो क्यों भी पुरानी सभ्यता है जिसपे जो तालाब होते थे गाँव के, उन पे सभी लोगों का अधिकार रहता था। इस तरह ये ऋग्वेद के बारे में यानी अपने वेदों के बारे में, संस्कृति के बारे में देखा है दोस्तों। आगे का मैटर हम अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।